नमस्कार बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 19 जो है क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए। ये आपका पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 2 लोकतंत्र क्या है पर आधारित है और ये आपकी 18 अगस्त 2020 की वर्कशीट है। तो बेटा इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले मैं आपको सजेशन दूंगी कि प्लीज़ रीड योर बुक, क्योंकि बुक में ना बहुत अच्छे से समझाया गया है कि लोकतंत्र है क्या, लोकतंत्र की डेफिनेशन क्या है और लोकतंत्र की डेफिनेशन की हमको ज़रूरत क्या है। ठीक है, और उसके बाद लिंक दो मैम की क्लास में जो उनके बच्चे हैं, उनके स्टूडेंट्स हैं, वो चर्चा करते हैं और चर्चा करके एक सरल सी परिभाषा जो है वो निकालते हैं और उसके बाद विभिन्न जो विशेषताएं होती हैं हमारे लोकतंत्र की वो भी ज्ञात करते हैं। तो अगर आप उसको पढ़ोगे तो आपको इस वर्कशीट को करने में बहुत आसानी होगी और ये आपको ईजिली समझ में आएगी। ठीक है, अब हम इसी वर्कशीट पर चलते हैं। सबसे पहले हम वर्कशीट में जानेंगे कि लोकतंत्र का अर्थ क्या है, लोकतंत्र कैसे कहते किसको हैं। तो लोक और तंत्र, लोक जमा तंत्र, इस शब्द से ही अर्थ जो है इसका स्पष्ट हो रहा है क्या, लोगों का शासन। लोक मतलब लोग और तंत्र मतलब शासन, तो लोगों का शासन। लोकतंत्र होता क्या है, लोगों का शासन। अब लोगों का शासन कैसे, इसको हम यहाँ पे देखते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को पहचानने के लिए जो पैमाना अपनाया जाता है, अब कोई देश लोकतांत्रिक है या नहीं इसके लिए पैमाना बनाया गया, यानी कुछ बिंदु निर्धारित किए गए हैं कि जिसके अंदर ये विशेषताएं होंगी वो ही कंट्री जो है वो क्या कहलाएगी, लोकतांत्रिक, है ना, डेमोक्रेटिक कंट्री। तो यही है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को पहचानने के लिए जो पैमाना अपनाया जाता है उसके अनुसार लोगों के पास अपनी सरकार को चुनने का अधिकार होना चाहिए। मतलब उसमें जो जो विशेषताएं हैं उसके अनुसार ही लोग अपनी सरकार को चुनेंगे और तभी वह देश क्या कहलाएगा, लोकतांत्रिक। अब इस पे चर्चा जो है विस्तार से हम इनके बिंदुओं के माध्यम से करेंगे। ठीक है, अब अगला जो इसमें है बिंदु दिया हुआ है, अतः लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। एक तरह से ये हमारी लोकतंत्र की डेफिनेशन भी है, सबसे सरल परिभाषा कि लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। ठीक है, ये इसकी परिभाषा होगी। अब चलते हैं इसकी विशेषताओं पर। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लोकतंत्र किसे कहते हैं और लोकतंत्र की क्या विशेषताएं हैं, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो प्लीज़ इसको अच्छे से लर्न कीजिएगा क्योंकि ये टू द पॉइंट ही तुम्हारी जो वर्कशीट है वो दे रखी है। अब एक एक करके जानेंगे लोकतंत्र की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में। सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होनी चाहिए, यानी डिसीजन कौन लेगा, उन लीडर्स द्वारा लिया जाएगा, उन नेताओं द्वारा लिया जाएगा जो कि कैसे आए हैं, जिनको लोगों ने चुना है। ठीक है, अब इसके लिए एक उदाहरण बताती हूँ आपको, पाकिस्तान का उदाहरण। 1999 में क्या हुआ था कि जो उनके जो आर्मी के जनरल थे, कौन, श्री परवेज़ मुशर्रफ जी, उन्होंने क्या करा, जो उनकी चुनी हुई सरकार थी उसका क्या कर दिया, तख्ता पलट। तख्ता पलट करने का मतलब है कि उन्होंने जो सरकार, चुनी हुई सरकार थी, उसको हटा के वो खुद उस पर बैठ गए। ठीक है, खुद बैठ गए। अब फिर उन्होंने क्या किया, 2002 में उन्होंने सोचा कि अब मुझे अपना कार्यकाल भी बढ़ाना है। 3 साल हो गए थे उनको बैठे हुए उस पद पर, तो उन्होंने एक रेफरेंडम कराया कि लोगों की सहमति ले लेता हूँ कि हाँ मैं उनकी सहमति से इस पद पर बैठा हूँ। तो उन्होंने एक रेफरेंडम करवाया जिसके द्वारा उनको सिर्फ लोगों को ये जवाब देना था कि भाई आपको इस पद पे रहना चाहिए या नहीं, हाँ या नहीं में जवाब देना था। तो ऑब्वियसली वो आर्मी चीफ थे, उन्होंने बहुत सारे गलत तरीक़ों से जो है लोगों के उस निर्णय को इन्फ्लुएंस किया और फाइनली वो क्या है, उनके पक्ष में जो है वो रेफरेंडम आया। तो आप क्या समझते हो कि उस समय पे जो पाकिस्तान में सरकार थी या उस समय जो पाकिस्तान का शासन था वो कैसा था, लोकतांत्रिक था या नहीं था? वेरी गुड, नहीं था। क्योंकि लोकतंत्र की जो पहली विशेषता है क्या है कि इसमें अंतिम निर्णय लेने की जो शक्ति है वो किसके पास होनी चाहिए, जिसको लोगों ने चुना है, लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा। लेकिन जो परवेज़ मुशर्रफ जी थे वो इलेक्शन द्वारा चुन के नहीं आए थे, उनका चुनाव नहीं हुआ था, उनको लोगों ने वोट दे के चुना नहीं था। ठीक है, तो इसीलिए उस समय जो वहाँ पर की जो गवर्नमेंट थी वो डेमोक्रेटिक शासन नहीं था, वहाँ पे लोकतांत्रिक शासन नहीं था। कहाँ पर, पाकिस्तान में। तो डेमोक्रेटिक शासन होने की पहली विशेषता ये होनी चाहिए कि निर्णय लेने की जो शक्ति है वो किस, अंतिम निर्णय लेने की जो क्या बोलते हैं शक्ति हो, किसके पास होनी चाहिए,
जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास। ठीक है, अब आते हैं दूसरे वाले उस पर। दूसरा जो विशेषता है इसकी, लोकतंत्र निष्पक्ष, स्वतंत्र और चुनाव पर आधारित होना चाहिए ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार का समान अवसर उपलब्ध हो सके। अब लोकतंत्र में अगर चुनाव भी हो रहे हैं तो निष्पक्ष होने चाहिए और स्वतंत्र होने चाहिए, उन पर किसी का दबाव नहीं होना चाहिए। अब इसको ना एक चाइना के एग्जाम्पल से समझते हैं। चाइना में जो है कम्युनिस्ट पार्टी का राज है ना, कम्युनिस्ट पार्टी, और जब से वो आज़ाद हुआ तब से लेकर अब आज तक उसी पार्टी का शासन है। सोचो क्यों? उसका कारण क्या है कि चाइना में बिना कम्युनिस्ट पार्टी के, ठीक है, CP करके लिख रही हूँ, C फॉर कम्युनिस्ट, P फॉर पार्टी, बिना कम्युनिस्ट पार्टी के इच्छा के कोई भी व्यक्ति जो है चुनाव नहीं लड़ सकता। उसको पहले इस कम्युनिस्ट पार्टी से परमिशन लेनी होगी, तब जाके वो इलेक्शन लड़ सकता है। और या किसी को अगर अपनी पार्टी बनानी है तब भी उसको कम्युनिस्ट पार्टी से क्या है, परमिशन लेनी होगी, तब जाके वो अपनी पार्टी बना सकता है। यानी कि इनडायरेक्टली वहाँ पे चुनाव में कौन सी पार्टी खड़ी होती है? वेरी गुड, सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी। तो क्या वहाँ पे निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव होते हैं? नहीं, क्योंकि वहाँ लोगों के पास मतलब चुनाव के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है, उनको ले दे के कम्युनिस्ट पार्टी को ही चुनना है ना। तो क्या ये पार्टी कभी हारेगी? नहीं, ये पार्टी कभी हारेगी नहीं, क्योंकि इसके विपक्ष में कोई है ही नहीं। तो क्या आप मानोगे कि चाइना में जो है वो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है ना, ये शर्त वो पूरी नहीं करता। इसीलिए चाइना में जो है डेमोक्रेसी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ना तो स्वतंत्र चुनाव होते हैं, ना ही निष्पक्ष होते हैं वो, और जो जीत हार के समान अवसर का तो बात ही नहीं है, क्योंकि पार्टी नहीं है सामने। लेकिन हमारी जो कंट्री है इसमें जीत हार के समान अवसर उपलब्ध हैं। कैसे? हमारे उसमें ज़्यादातर 2 मेजर पार्टीज़ हैं जिनका रूल रहता है, एक है कांग्रेस, दूसरा है बीजेपी, है ना। तो जैसे एक लंबे समय तक किसका शासन रहा हमारे यहाँ पे? कांग्रेस का, है ना। 2014 तक हमारे देश में शासन किसका था? कांग्रेस का। अब ये पार्टी अब सत्ता में नहीं है, यानी ये हार गई है। अब कौन है हमारे यहाँ सत्ता में? बीजेपी, है ना। और बीजेपी सत्ता में क्यों आई? क्योंकि हमारे देश में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव होते हैं, जिसकी वजह से सभी पार्टीज़ को हार जीत के जो है समान अवसर होते हैं कि जो अच्छा काम करेगा वो जीत जाएगा। अच्छा, जो सत्ता में भी है अगर वो सही काम नहीं करता, वो जनता की आकांक्षाओं को पूरा नहीं करता, तो वो हार सकता है। तो इसलिए हमारा जो देश है वो डेमोक्रेटिक है, लेकिन चीन जो है वो डेमोक्रेटिक नहीं है। ऐसे ही मैक्सिको का भी है, आप अपनी बुक में से पढ़ना मैक्सिको के बारे में कि वहाँ पे किस तरह की सरकार है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं ज़्यादा इसमें बोलूँगी तो आप कंफ्यूज भी हो जाओगे और वीडियो लंबा हो जाएगा। अब आते हैं इसके तीसरी विशेषता पे, ठीक है, डेमोक्रेसी की तीसरी विशेषता। लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर एक वोट का समान मूल्य होना चाहिए, ज़रूरी है। मतलब जितने हमारे यहाँ वयस्क नागरिक किसको माना जाता है? जिसकी आयु 18 वर्ष या इससे अधिक हो, उसको हमारे यहाँ वयस्क नागरिक माना जाता है। और उसको क्या अधिकार होता है? वोट डालने का, है ना। जब आप भी 18 साल के हो जाओगे तो आप भी वोट डाल पाओगे, है ना। अभी आपने देखा होगा आपके बड़े बहन भाई या मम्मी पापा जो हैं वोट डालने जाते हैं। और हमारे देश में क्या है, हर एक के वोट की वैल्यू समान है। ये नहीं कि अमीर है तो उसका वोट की वैल्यू ज़्यादा है, गरीब है तो उसके वोट की वैल्यू कम है। सबको समान जो है वो वोट की वैल्यू है। और अमीर हो गरीब हो सबको, महिला हो पुरुष हो, सबको हमारे यहाँ वोट का अधिकार प्राप्त है। तो हमारे यहाँ तो क्या है, लोकतंत्र है। लेकिन आपको एक देश का एग्जांपल देती हूँ, वो है क्या बोलते हैं, सऊदी अरेबिया। जो सऊदी अरेबिया है वहाँ पे 2015 तक महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं था, यानी को वोटिंग राइट प्राप्त नहीं था। तो क्या आप मानोगे कि सऊदी अरब में एक लोकतांत्रिक शासन था? बिल्कुल नहीं, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या होता है कि हर एक वयस्क, जो भी उनके यहाँ पे वयस्क की एज होगी, उसके हिसाब से हर बिना भेदभाव के, चाहे अमीर है गरीब है महिला है पुरुष है, सबको वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। तो क्योंकि वहाँ पे महिलाओं को अधिकार प्राप्त नहीं था, चाहे वे वयस्क हैं या नहीं, तो इसीलिए यहाँ पर
उस समय पे सऊदी अरब में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं थी, लोकतांत्रिक शासन नहीं था, यानी लोकतंत्र नहीं था। अब ऐसे एक और उदाहरण देती हूँ मैं आपको। फ़िजी सुना होगा, फ़िजी में ना बहुत सारे इंडियंस भी रहते हैं। तो जो फ़िजी है ना, वहाँ पर भेदभाव होता है। कैसे? वहाँ पे जो फ़िजी के लोग हैं खुद के, उनके वोट की वैल्यू जो है वो ज़्यादा है, उनकी वोट की वैल्यू जो है वो ज़्यादा है। और लेकिन जो वहाँ पे इंडियन मूल के फ़िजी रहते हैं, जो भारत से जाकर वहाँ बस गए, अंग्रेज़ों ने बसा दिए थे उस समय पे, वहाँ चले गए थे, वो मज़दूरी करने के लिए, किसानी करने के लिए लेके गए थे, तो वहाँ पे उनके वोट की वैल्यू जो है, जो इंडियन वाले हैं उनके वोट की वैल्यू कम है। तो समान वैल्यू नहीं हुई। तो आप क्या कहोगे इसमें? क्या है, तो वो भी वहीं रहते हैं, अगर वयस्क हैं, सबको अधिकार प्राप्त है, लेकिन एक के वोट की वैल्यू ज़्यादा है, दूसरे की वोट की वैल्यू कम है। तो डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबके वोट की जो वैल्यू है क्या होनी चाहिए? समान। तो इसीलिए फ़िजी में भी हम डेमोक्रेसी नहीं मानेंगे, चाहे वहाँ इलेक्शन होते हैं, इलेक्टेड गवर्नमेंट शासन करती है, लेकिन हम उसको लोकतंत्र का सही रूप नहीं मानेंगे। ठीक है। ऐसे ही आपने अगर फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा होगा तो उसमें था ना, थर्ड स्टेट वाले जो थे, जो तीसरे वाले थे, जो नीचे वाले थे, 3 उसमें बटा हुआ था ना स्टेट्स में। तो जो तीसरे वाले थे उनके वोट की वैल्यू हाफ थी, मतलब उनके वोट, अगर ऊपर वाले का 1 वोट है तो यहाँ 2 जने देंगे तब जाके 1 वोट होगा। तो ये भी डेमोक्रेसी नहीं होती। डेमोक्रेसी के लिए आपको ध्यान रखना है क्या होना चाहिए? एक तो जितने भी वहाँ पे वयस्क नागरिक हैं उन सबको वोट का अधिकार होना चाहिए, और सबके वोट का वैल्यू जो है समान होनी चाहिए। ये नहीं कि एक का वोट की वैल्यू 1 है, दूसरा ने 1 वोट डाला उसके 2 गिने जाएंगे, नहीं। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। अब है इसका चौथा और लास्ट पॉइंट कि लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों का पालन और नागरिक अधिकारों का आदर करते हुए अपना काम करती है। तो लोकतांत्रिक सरकार मतलब जिसको लोगों ने चुना है, वो जो सरकार है उसको क्या करना पड़ेगा? संविधान में जो भी कानून और नियम दिए गए हैं उनका पालन करना होगा, और उसको जो नागरिक हैं उनके अधिकारों का सम्मान करना होगा। ये नहीं कि अगर आप चुन के आ गए तो आप राजा हो गए, अब आप अपनी मर्जी से जो मर्जी कर सकते हो, नियम मानो ना मानो, नागरिकों के अधिकारों को छीन लो, है ना, उनकी स्वतंत्रता छीन लो। तो नहीं, अगर ऐसा करती है तो वो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कहलाएगी। तो इसका उदाहरण मैं देती हूँ। जिम्बाब्वे का नाम सुना होगा आपने, है ना, वो क्रिकेट टीम में भी खेलते थे जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे एक अफ्रीकन कंट्री है ना, ये इस पे भी जो है श्वेतों का शासन था, है ना, इन पे गोरे राज करते थे, और 1980 में इनको जो है स्वतंत्रता मिली जिम्बाब्वे को। अब वहाँ के जो एक नेता थे रॉबर्ट मुगाबे, बहुत पॉपुलर नेता थे, उन्होंने आज़ादी की, जैसे हमारे यहाँ महात्मा गांधी ने लड़ी, बहुत सारे नेता थे जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, ठीक है, जिनको देश मानता था। ऐसे वहाँ पे रॉबर्ट मुगाबे थे, तो इन्होंने आज़ादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर जो है भाग लिया, तो एक पॉपुलर नेता थे। तो इनकी एक पार्टी थी जनू पीएफ पार्टी, ठीक है, जनू पीएफ पार्टी, इसका नाम जो आप ये अपनी बुक में से देख सकते हो, जनू पीएफ पार्टी ये थी। अब ये इनकी जो पार्टी थी, ऑब्वियसली जब ये देश आज़ाद होगा तो सत्ता में कौन आएगा? वही नेता आएंगे जो पॉपुलर है, जिन्होंने भाई उनको आज़ादी दिलाई है, जनता उन्हीं को चुनेगी। तो ये इलेक्शन हुए और ये बन गए वहाँ के राष्ट्रपति, ठीक है, कौन? रॉबर्ट मुगाबे। अब राष्ट्रपति बन गए। अब सत्ता में रहने के बाद क्या हुआ, इनको एक होता है ना कि सत्ता का जो एक नशा हो जाता है, कि उसके बाद उनको लगा कि भाई मेरे को ही हमेशा सत्ता में रहना चाहिए। अब हमेशा उनको सत्ता में रहना चाहिए, तो उसके लिए उन्होंने क्या करा, बहुत गलत तरीक़ों से इलेक्शन जीता, ठीक है, बहुत ऐसे तरीके अपनाए जो सही नहीं थे इलेक्शन जीतने के लिए। उसके अलावा उन्होंने क्या किया, जो संविधान है ना, संविधान पता ही है आपको, कानून की किताब होती है जिसके हिसाब से देश का शासन चलता है, उसमें भी इतने सारे बदलाव कर दिए ताकि वो अपनी पावर्स को, अपनी शक्तियों को बढ़ा सकें, और सारा संविधान जो है बदल कर अपने हिसाब से कर दिया उन्होंने, मतलब संविधान ही बदल दिया। देश चलना चाहिए था संविधान के हिसाब से, लेकिन इन्होंने तो संविधान ही अपने हिसाब से कर डाला। तो क्या आप मानोगे कि जिम्बाब्वे में वो चुन के आए हैं, ठीक है, इलेक्शन हुआ है, सबको इक्वल वोट का अधिकार है, सब कुछ है, लेकिन क्या उसके बावजूद आप मानोगे कि जिम्बाब्वे में जो है एक लोकतंत्र है? क्योंकि जो जिम्बाब्वे में जो राष्ट्रपति जी थे, उन्होंने क्या करा, मुगाबे जी, उन्होंने
विपक्ष को भी, विपक्ष में जो भी खड़ा होता था उसको बहुत टॉर्चर करते थे, प्रताड़ित करते थे विपक्ष के कार्यकर्ताओं को, तो विपक्ष में खड़े होने की हिम्मत भी कोई नहीं करता था, ठीक है। मीडिया पर कंट्रोल कर लिया था, मीडिया उनके पूरी तरह से नियंत्रण में था, मीडिया जो है उनके खिलाफ कुछ नहीं बोल सकता, उनके खिलाफ नहीं लिख सकता। ऐसे ही अगर कोर्ट में कोई मामला जाता है तो वो उसको उस पर भी दबाव बना के अपने पक्ष में करवा लेते थे। तो इस तरह से उन्होंने पूरा जो सिस्टम था उसको पूरी तरह से कंट्रोल में कर लिया था। तो अब क्या ये डेमोक्रेसी कहलाएगी? वेरी गुड, नहीं कहलाएगी, क्योंकि ये जो चौथा पॉइंट है कि लोकतांत्रिक सरकार जो है संवैधानिक कानूनों का पालन और नागरिक अधिकारों का आदर करते हुए अपना काम करती है। ना तो उन्होंने संवैधानिक कानूनों का पालन किया था मुगाम्बे जी ने, और ना ही उन्होंने नागरिकों के उसका अधिकारों का आदर किया था, और वो अपने हिसाब से काम कर रही थी, ना कि इनके हिसाब से। इसलिए जिम्बाब्वे में ये 3 पॉइंट होते हुए भी ये नहीं था, इसीलिए वहाँ पे लोकतांत्रिक सरकार नहीं थी। अब इतनी चर्चा के बाद आप इतना तो समझ गए होंगे कि किसी भी देश को लोकतांत्रिक कहलाने के लिए उसमें इन चारों विशेषताओं का होना बहुत ज़रूरी है। अगर इनमें से एक भी मिसिंग है, एक भी कम है, तो वो जो व्यवस्था है, शासन व्यवस्था, वो लोकतांत्रिक नहीं कहलाएगी। अब आते हैं इसके प्रश्न उत्तर पर, ठीक है। प्रश्न उत्तर बहुत आसान है इसके। प्रश्न 1, लोकतंत्र किसे कहते हैं? इसका उत्तर है आपका ऊपर ही है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। उत्तर 1, लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं, और ये आपकी बुक में भी बहुत अच्छे से डेफिनेशन दे रखी है, आप उसमें से भी इसको लिख सकते हो। अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर, लोकतंत्र में प्रमुख फैसले लेने का अधिकार किसके पास होता है? तो जो पहली विशेषता है उस पर हम जाते हैं। ये रहा इसका उत्तर। उत्तर 2, लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होती है। हाँ, इसको होती है कर देना, होती है। तो ये आपका दूसरा प्रश्न का उत्तर हो गया। अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर, एक व्यक्ति एक वोट से आप क्या समझते हैं? तो अब आते हैं हम, इसकी एक विशेषता है ये भी, उस पर। ये वाला, ठीक है। उत्तर 3, लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर एक वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया एक वोट और एक मूल्य, ठीक है। तीसरा हो गया। अब आते हैं प्रश्न नंबर 4, लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव क्यों होने चाहिए? तो बेटा आप इसका जो उत्तर है ऊपर से यहाँ पे से करेंगे इसको, ये हमारी जो विशेषता है, ये उत्तर 4, लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होना चाहिए ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर हों। तो अब आप इन प्रश्न उत्तरों को कीजिए, ठीक है। मन लगाकर पढ़िए, अपनी बुक को ज़रूर पढ़िए, ठीक है। और लाइक्स और कमेंट्स करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। मन लगा के पढ़ो और अच्छे अच्छे नंबर लेके आओ।